खबरों को तफसील से जानेंगे। झारखंड में सेकुलर मानी जाने वाली पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब उन्हें नुमाइंदगी देने की बात आती है तो यही पार्टियां वादे और दिलासे से काम लेती हैं। अजीम इत्तेहाद के जरिए राज्यसभा इंतखाबात में किसी भी अक़लियती उम्मीदवार को मैदान में उतारने की यकीन दहानी के बावजूद मुसलमानों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। खास रिपोर्ट। आम इंतखाबात 2019 के पेश नजर झारखंड में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रियासत की 14 सीटों के लिए 4 मरहलों में इंतखाबात होंगे। अजीम इत्तेहाद के जरिए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है। मुसलमानों का इल्जाम है कि पार्लिमानी इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज किया गया है। ताहम अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस इल्जाम की तरदीद कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के आला नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व आलमगीर आलम जो विधायक दल के नेता है, वो लगातार अल्पसंख्यक को चुनाव लड़ाया जाए इसकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर वैसा कोई सीट नहीं बनता है तो उसके पहले ही हम लोगों ने राज्यसभा सीट की घोषणा कर दी है। पूरे महागठबंधन के साथियों ने घोषणा की है। चाहे वो अल्पसंख्यक की हम बात करें, चाहे बहुसंख्यक की बात करें, इन सारे चीज़ों का ख्याल रख करके और तब सीटों का बंटवारा होता है। और हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है और हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा इस दिशा में आगे रहा है और अल्पसंख्यकों को उनका जो अधिकार है, जहां पर उनकी आवश्यकता होती है, उनकी नुमाइंदगी के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। रियासत में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 50 लाख है। मुसलमानों का इल्जाम है कि सेकुलर मानी जाने वाली पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कसीर मुस्लिम अक़लियती आबादी वाले हलकों को कांग्रेस की जगह जेवीएम को दे दिया गया है। क्या मजबूरी है इनका? तो ये तो बंद रूम में तय करते हैं ना। इसमें कहाँ अल्पसंख्यकों की भागीदारी है टिकट बंटवारे में? कौन सा इनका मुस्लिम या दूसरे अल्पसंख्यक नेता है जहाँ ये बैठ के टिकट बांट रहे हैं जो अपनी बात रख सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल जान गए कि मेरी मजबूरी है ये, और ये कहीं नहीं जाएंगे। मार खा के जो है सो गाली सुन के जैसे ही भी जो है सो हमको वोट देबे करें। अजीम इत्तेहाद के जरिए साल 2020 में होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए एक अक़लियती तबके के उम्मीदवार बनाने की यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन मुस्लिम तबका इसे महज एक छलावा करार दे रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। कांग्रेस की रियासती क़यादत ने पूरी पार्टी को ही बीजेपी के हाथों गिरवी रख दिया है और ये सनसनीखेज इल्जाम औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से एमआईएम और वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने आयद किया। इम्तियाज जलील ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि एमआईएम बीजेपी की जीत की राह हमवार कर रही है। इम्तियाज जलील ने दावा किया कि नताइज बता देंगे कि महाराष्ट्र में किसने किसके लिए राह हमवार की। इम्तियाज जलील औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। लड़ा ही नहीं, लड़ता कौन था? लड़ते आप ही थे। अब आप कहेंगे कि हमको तो 20 साल का मौका दिए, 20 साल के अंदर आपने उनको हराए नहीं, अब हम हमारी कोशिश करने के लिए जा रहे थे। बोले नहीं, इनका फायदा। अगर इस तरह का अगर आरोप लगाएंगे तो आपको हमने मौका दिया ना, 20 साल मौका दिया आपको, आप हराना था खैरे साहब को, लेकिन आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसी राजनीति करे थे कि नीचे एक जना रहेगा, ऊपर एक जना रहेगा, तू भी खुश रहे मैं भी खुश रहूंगा करके उसने। तो ये जो है, ये अंदर से जो खिचड़ी पक रही है वो खिचड़ी। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं तो कांग्रेस का आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अशोक चौहान ने महाराष्ट्र की पूरी कांग्रेस को बीजेपी के हवाले कर दिया है, पूरी पार्टी को उन्होंने बेच दिया है। आप नतीजे जब आएंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि अब कांग्रेस के अंदर कैसा है कि बाप है तो भाजपा के अंदर, बेटा कांग्रेस के अंदर, दूसरे उसके अंदर बेटा कांग्रेस के अंदर राणे साहब का, और बाप है तो भाजपा के अंदर। अब ये कैसा, मतलब ये सेक्युलरिज्म का जो आप चोला उड़े हुए हैं, हम जरा सा भी कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर बिल्कुल टूट पड़ते हैं कि नहीं ये तो जातिवादी है करके। लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। हर उम्मीदवार जीत के लिए जी तोड़ कोशिश भी कर रहा है, लेकिन बेहद अफसोस कि कर्नाटक के मुस्लिम लीडरों में मौजूद इख्तिलाफात हैं कि हल होने का नाम तक नहीं ले रहे। हमारी ये खास रिपोर्ट।
कर्नाटक में मुस्लिम लीडरों में जारी खींचतान, इख्तलाफात रियासत के मुसलमानों के लिए तशवीश का सबब बना हुआ है। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके के लिए कांग्रेस पार्टी ने रिजवान अरशद को अपना उम्मीदवार बनाया है। रिजवान अरशद के नाम का ऐलान होते ही कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग, सलीम अहमद और चंद दीगर नाराज चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोशन बेग साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे, कभी कांग्रेस के कैंडिडेट के से छोड़कर दूर नहीं जाएंगे। आज थोड़ा नासाज है तबीयत, फिर आ जाएंगे। रिजवान अरशद की इस रैली के एक दिन बाद बेंगलुरु साउथ के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीके हरिप्रसाद की रैली में आर रोशन बेग, सलीम अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर रोशन बेग से जब पूछा गया कि आपने रिजवान अरशद की रैली में क्यों शिरकत नहीं की, तो जवाब कुछ यूँ था। नन्गे यार केಳಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, नन्गे यार केಳಕ್ಕೆ हक्किಲ್ಲ है। आपसी नाइत्तेफाकी जो हमारे मुस्लिम लीडरों में देखी गई है, उनसे अपील है कि वो तमाम आपस में मिल बैठे मिल्लत के वास्ते में, उनसे भी अपील है। और जो कुछ भी है ग्रुपिज़म जो बढ़ गया है, जमातें अलग अलग होकर काम कर रही हैं, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि मुत्तहिदा महाज के साथ मिलकर एक ताकत बनाएं जो कर्नाटका का विखार रहे, मिल्लत का विखार रहे और हमारी आवाज़ जो है एक प्रेशर बनकर जो है उभर कर आए। ये हमारा डिमांड है। इसमें बेंगलुरु सेंट्रल में 18 अप्रैल को वोटिंग होगी। यहाँ पिछले 2 इलेक्शन से बीजेपी को कामयाबी मिलती आ रही है। इस बार भी मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। ऐसे में मुस्लिम लीडरों को जल्द से जल्द अपने इख्तलाफात दूर करने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक की मुस्लिम तंजीमों और उलमा कराम ने कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के इजलास में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को हल्के तौर पर न ले। मौजूदा हालात में उलमाए कराम की जिम्मेदारी, इस उन्वान के तहत बेंगलुरु के दारुस्सलाम में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि उलमा सियासी मैदान में भी आवाम की रहनुमाई करें। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने जोर दिया कि जुमे के खुतबों के दौरान उलमाए कराम वोट की शरई अहमियत पर रोशनी डालें। उलमा से गुजारिश करता हूँ कि वो लोगों की रहनुमाई करें। मेरा कहना तो यह है कि सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम इंसानों की रहनुमाई करें और ऐसी ताकतों को लाएं जो नफरत पैदा करने वाली न हो। हमारा ये देश एक महान देश है और तमाम आइम्मा और खुतबा को बुलाकर उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि अपने खुतबों में इस सिलसिले में रोशनी डालें और लोगों को मुतवज्जे करें ताकि अपना वोट इस्तेमाल करें। रियासत कर्नाटक में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने के कांग्रेस पार्टी के फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। इजलास में ये बात भी कही गई कि मुस्लिम लीडरों के इख्तलाफात की वजह से मिल्लत को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ की आबादी में कहने को तो 14% कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 16 से ज़्यादा % हमारी है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि लिंगायत को आपने इतनी क्यों दिया, वकलीगास को क्यों दिया, वो उनका हक बनता है। क्यों? इसलिए कि उनके सियासी कायदीन ने और उनके मजहबी पेशवाओं ने उसके लिए मेहनत की, जदोजहद की, कहाँ तक बात पहुँचानी थी उन्होंने कोशिश की। हमारा मुतालबा था कि कम से कम 3 सीटें कर्नाटका में जो है दी जाएं, मगर अफसोस की बात है कि सिर्फ 1 सीट बेंगलुरु सेंट्रल दी गई है। ये आपसी हमारे मुसलमान लीडरों का आपसी इत्तेहाद का जो फुकदान था उसका नतीजा देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ एकजा होकर जो है पार्टी से मुतालबा नहीं करना और फिर सही कैंडिडेट का इंतखाब कर कर पार्टी के सामने पेश नहीं करने की वजह से जो है पार्टी ने जो ये रवैया अख्तियार किया है। बीदर पार्लिमानी हल्के में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने पर इजलास में बरहमी का इजहार किया गया। कांग्रेस पार्टी से ये बात कही गई कि वो मुसलमानों को हल्के में न लें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद अल्लूर की रिपोर्ट। सियासी पार्टियों के लिए आम कारकुन और तंजीम की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। चुनाव के दौरान जिस पार्टी के कारकुन जोश का मुजाहरा करते हैं, जीत उसी पार्टी के कदम भी चूमती है। बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड में गुज़िश्ता 5 साल में अक़लियती वोटरों को अपने साथ लाने में किस हद तक जोर लगाया है और कौन सी पार्टी इसमें कामयाब हुई है, इस मौजू पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी की माने तो मोदी हुकूमत की पॉलिसीज से अक़लियती तबका मुतासिर हुआ है।
बीजेपी के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की नीयत से अक़लियती फलाह बहबूद के काम हुए, उससे पार्टी को उम्मीद यही है कि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अक़लियती तबका बीजेपी के साथ खड़ा है। बहुत अच्छी तादाद में इस प्रदेश देवभूमि का मुसलमान हो, वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और इलेक्शन में लगातार कोई सभा ऐसी नहीं है, कम से कम उत्तराखंड में तो, जहां मुसलमान आगे बढ़ के ना आ रहा हो और वो ये ना कह रहा हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ, राष्ट्रीयता के साथ और भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता हूं। इधर कांग्रेस पार्टी का भरोसा अपने रिवायती वोट बैंक पर अभी भी बना हुआ है। हालांकि दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और पसमानदा तबकात के वोट को अपना समझना कांग्रेस को गुज़िश्ता आम चुनाव में भारी पड़ चुका है, क्योंकि हर समाज के बीच अपने विजन और स्कीमों को प्रोग्रामों और मुहिम के जरिए ले जाने में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती ही नजर आई है। बीजेपी ने जहां पन्ना प्रमुख से लेकर मेरा परिवार भाजपा परिवार तक मुहिम लॉन्च की, वहीं कांग्रेस का कोई बड़ा प्रोग्राम किसी भी तबके या फिर समाज के बीच दिखाई नहीं देता। अक़लियती तबके के लिए कांग्रेस ने कोई बड़ी मुहिम और प्रोग्राम किए हों, ऐसा उत्तराखंड में तो कम से कम नजर नहीं आया है। और निश्चित रूप से हमारे तो अधिकांश लोग मुस्लिम मेंबर हैं, ये तो हमारा परंपरागत वोट है और हर हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस का भरोसा उन पर रहा है, उनका और अक़लियत का भरोसा कांग्रेस में रहा है और सदैव रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि आपने पूछा कि कितने हमने सदस्य बनाए, तो मैं कम से कम हमने पूरे प्रदेश में 25,000 से ऊपर मुस्लिम कार्यकर्ताओं को हमने अपनी पार्टी का सदस्य बनाया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस बार मुल्क में नौजवान वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, फिर वो चाहे किसी भी मजहब, जात पात या तबके से ताल्लुक रखते हों। लिहाजा सभी सियासी पार्टियों ने इस बार नौजवानों को अपने खेमे में लाने के लिए चुनावी रैलियों से लेकर पार्टी की रुकनीयत की मुहिम पर खास तवज्जो दी। अक़लियती तबके के नौजवानों का किरदार इस बार के आम चुनाव में सबसे अहम है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस पार्लिमानी सीट पर अक़लियती वोटर्स की तादाद ज्यादा है, वहां का नौजवान वोटर किस पार्टी की पॉलिसीज और वादों का भरोसा करते हुए अपना वोट करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। तेलंगाना भर में हैदराबाद एक ऐसा लोकसभा हलका है जहां पर मुसलमान वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। इस हलके में हमेशा वोटिंग का फीसद बहुत कम दर्ज होता है। इस बार पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए MIM खासतौर से अपनी कोशिशें जारी रखे है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी अपने हर इंतखाबी जलसे में वोटिंग परसेंटेज में इजाफे की आवाम से अपील कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। हल्के लोकसभा हैदराबाद में चार मीनार, मक्का मस्जिद और गोलकुंडा किला जैसे कदीम तारीखी इमारतें मौजूद हैं। पुराने शहर हैदराबाद में आजादी के बाद से आज तक सिर्फ 2 पार्टियों का ही कब्जा रहा। मुल्क की आजादी के बाद से शुरुआत के 30 साल तक हैदराबाद पर कांग्रेस का कब्जा रहा, फिर इसके बाद से अब तक MIM का कब्जा है। हैदराबाद में जुमला 19,59,490 वोटर्स हैं, जिसमें 60% यानी कि 11,75,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। हर मर्तबा लोकसभा हैदराबाद में 60 से 70% वोटिंग होती है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में MIM की जानिब से पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी मुकाबला कर रहे हैं, जबकि TRS की जानिब से P श्रीकांत मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिरोज खान को मैदान में उतारा है। बीजेपी की टिकट पर भगवंत राव मुकाबला कर रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक हैदराबाद में जुमला 16 मरतबा इंतखाबात हुए, जिसमें 8 मरतबा MIM पार्टी ने कामयाबी हासिल की। 1957 से लेकर 1984 तक हल्के लोकसभा हैदराबाद पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1984 में हुए आम इंतखाबात में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने पहली मरतबा आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल की। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी लगातार 5 मरतबा कामयाब हुए। 2004 से असदुद्दीन ओवैसी हल्के लोकसभा हैदराबाद से मुकाबला कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 3 मरतबा हैदराबाद से MP मुंतखब हुए हैं और अब चौथी मरतबा कामयाबी के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटिंग फीसद में इजाफे की अवाम से अपील की।
वोटिंग फीसद में कमी पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी तशवीश का इजहार किया। किशनबाग इलाके में मुनक्किदा जलसे से खिताब के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने वोट का इस्तेमाल करने का अवाम को मशवरा दिया। उस पोलिंग परसेंटेज में इजाफा करने की बेहद जरूरत है। आपको छुट्टी इसलिए दी जाती है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, और ये बहुत जरूरी है कि जमहूरियत में आप अपना वोट इस्तेमाल करिए। बल्कि मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूं कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मेरे खिलाफ जाकर वोट डालिए, मगर जरूर वोट का इस्तेमाल करिए। क्या 5 बरस में एक मर्तबा वोट के जरिए अपना हक अदा नहीं कर सकते? दिल को तकलीफ होती है मेरे भाई, बहुत तकलीफ होती है। खुदारा समझो, मुल्क के हालात को समझो। क्या है हालात, कैसे है हालात, किस तरीके से हमको हालात का मुकाबला करना है। खुदारा वक्त की नजाकत को महसूस करो। हालिया असेंबली इंतखाबात में भी पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए MIM ने मंसूबाबंदी की थी। इस बार भी पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए मंसूबाबंदी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर अम्मार रिजवी कहते हैं कि सियासी जमातों को अपना मौक़िफ़ साफ तौर पर आवाम के सामने रखना ही चाहिए। सियासत में फ्रेंडली फाइट जैसी इस्लाहात की कतई कोई गुंजाइश है ही नहीं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। कहा जाता है कि सियासत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन दोस्ताना लड़ाई यानी फ्रेंडली फाइट जैसे लफ्ज लोगों को कंफ्यूज करते हैं। फ्रेंड भी और फाइट भी। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने जिंदगी के 50 साल से ज्यादा कांग्रेस को दे दिए। इनका शुमार कांग्रेस के सीनियर और तजर्बेकार लीडर में होता है। डॉक्टर अम्मार रिजवी कहीं न कहीं इस सच्चाई का इजहार कर ही लेते हैं कि कांग्रेस की नई लीडरशिप ने पुराने लोगों और अहम वर्करों को नजरअंदाज किया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इत्तेहाद बीएसपी, समाजवादी और आरएलडी के साथ नहीं हो सका। ताहम 3 सीटों पर इत्तेहाद ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का ऐलान किया और बाद में ये भी कहा गया कि 7 सीटों पर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार न उतारने का इरादा रखती है। या तो दोस्ती रखिए या दुश्मनी रखिए, या साथ दीजिए या मुखालिफत कीजिए। ये बीच में मामला जो है वो चलता नहीं है। और अगर हमारी लड़ाई जो है वो हमारी अलायंस नहीं हो रही है किसी पार्टी से, तो हमें उस पार्टी का मुकाबला करना चाहिए। अभी एक बयान किसी लीडर साहब का आ गया कि कुछ सीट पर कांग्रेस जो है वो फ्रेंडली सीट फाइट देगी। व्हाट इज़ फ्रेंडली फाइट? फाइट इज़ फाइट। फाइट जो है वो उसमें या जियो या मरो या मारो, यही चीज़ है लड़ाई में। और क्या है? जहां आपने फ्रेंडली फाइट और न्यूट्रलिटी की बात कही, वहां मामला जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। हालांकि समझा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी और आरएलडी के माबैन कोई खुफिया समझौता है जिसके पेश नजर ये गुंजाइशें रखी जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर रिजवी के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील नहीं किया तो वोटरों में भी कंफ्यूजन रहेगा और अराकीन में भी। लिहाजा कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ अपने तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। जैसे उन्होंने छोड़ा, हमें मुलायम सिंह जी के खिलाफ नहीं कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। हमें अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं, अगर लड़ते हैं, अब अखिलेश नहीं लड़ते तो डिम्पल के खिलाफ हमें अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो हम सब की बहू हैं। और इसी तरह से अगर मायावती जी लड़ती हैं तो मायावती जी के खिलाफ नहीं करें। तो ये एक ग्रेस की बात होती कि उन्होंने हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनके खिलाफ, उनके सामने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, हमने उनका नहीं खड़ा किया। ये भी जग जाहिर है कि मायावती के सख्त रुख से ये बात किसी हद तक तो साफ हो गई है कि कांग्रेस का एसपी बीएसपी इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं। ताहम बीजेपी की मुखालिफत में कांग्रेस के यहाँ इत्तेहाद के लिए नरम गोशे जरूर है। इसीलिए कांग्रेस लीडरशिप अखिलेश और मायावती किसी के मुताल्लिक भी कोई मनफी बयान जारी नहीं कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। 2013 मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासरीन के लिए जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से एक कॉलोनी बसाई गई है। बागवाली गांव में बसाई गई इस कॉलोनी में
83 पक्के मकान तामीर करवाए गए हैं। जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से की गई इस नायाब पहल की जमकर सताइश की जा रही है। जमीयत की कॉलोनी में अब 83 फसाद मुतासरा खानदानों को सिर पर छत फराहम हो गई है। आज जमीयतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने एक खास प्रोग्राम में मुतासरा खानदानों में मकानात की चाबियां तकसीम की। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में मुतासरा खानदानों के लिए 365 मकान तामीर करवाए जा चुके हैं। जेएनयू के तालिब इल्म नजीब अहमद गुमशुदगी मामले में नजीब की वालदा फातिमा नफीस की अर्जीदाश्त पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत हुई। फातिमा नफीस ने सीबीआई के जरिए अहम दस्तावेज उन्हें नहीं दिए जाने के खिलाफ अर्जीदाश्त दाखिल की है। समाअत के दौरान फातिमा नफीस ने सीबीआई पर नजीब को तलाश करने में ईमानदाराना कोशिश नहीं करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले में सीबीआई एबीवीपी के कारकुनों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस अर्जदाश्त पर अगली समाअत अब 23 अप्रैल को होना है। वाज़ेह है कि सीबीआई ने नजीब गुमशुदगी मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। दो महीने कबल हुकूक इंसानी कमीशन ने जालना पुलिस की ज्यादती का शिकार हुए 5 मुस्लिम नौजवानों को राहत दे दी थी। कमीशन ने हकायक जानने के बाद फैसला सुनाया था और 5 अफराद को न सिर्फ बाइज्जत बरी कर देने का हुक्म दिया बल्कि उन्हें हुकूमत की जानिब से 8 हफ्तों के अंदर फीकस 2 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया था। लेकिन 8 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद हुकूमत की जानिब से मुतासरा नौजवानों को कोई मुआवजा अदा नहीं किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इन नौजवानों का केस हुकूक इंसानी कमीशन के रूबरू पेश किया था। अब मुतासरा नौजवानों ने हुकूमत से मुआवजे की अदायगी और ज्यादती करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि 23 मार्च 2016 को होली के दिन जालना शहर में शरपसंदों की जानिब से एक इबादतगाह पर रंग फेंक दिया गया था और इसके बाद हालात खराब हो गए थे। पुलिस ने इलाके में तलाशी के दौरान मुस्लिम नौजवानों को भी गिरफ्तार किया था। इन तमाम पर न सिर्फ संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए गए थे बल्कि इन्हें जहनी और जिस्मानी अजियतें भी दी गई थी। महती साहब में एक टेलर की दुकान है। जब हम नमाज से लिखा रहे थे कुछ लोगों ने कलर फेंका था, उसके माहौल खराब हुआ। माहौल खराब हुए बाद पुलिस वाले जो लोग दिख रहे थे उनको उठा के ले गए। उसमें हम 3 जन टेलर काम करते तो मेरी दुकान में, तो 3 जन को ले गए थे। अरबाज खान ने जो मेरा भाई है, एक और है, उसमें 2 बाहर गए थे तो पुलिस ने उठा के ले गए। टॉर्चर कर गया। कस्टोडियल टॉर्चर होने के बाद स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने हमने केस फाइल कर दिए थे। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने उस केस को एक्सेप्ट करते हुए ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ये माना है। फिर ईच विक्टिम को 2 लाख रुपए देने का कॉम्पेंसेशन देने का आदेश दिया है और जो PSI सेजवल था जिसने ह्यूमन राइट वायलेशन करके कस्टोडियल टॉर्चर किया था, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन खाते न्याय चौकसी करने का आदेश DGP को दिया गया। इस मुल्क के अंदर जो अमन है, शांति है बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क के हर बाशिंदे को इंसाफ दिलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रहा है और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह आज जो है तो इस केस के अंदर हमारे हक में फैसला आया, आगे भी जो है इस तरह जब भी किसी के साथ में वायलेंस होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रियासती हुकूमत की कानूनी शिकस्त के बाद यूपी के 4000 उर्दू टीचर्स के हौसले बुलंद हो गए हैं। उर्दू टीचर्स के कानूनी लड़ाई लड़ने वाली तंजीम उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने आगे की कानूनी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से कमर कस ली है। एसोसिएशन का कहना है कि हाईकोर्ट में नजरसानी की अपील खारिज होने के बाद अगर रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है तो उर्दू टीचर्स भी अपने हकूक के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेंगे। तंजीम का यह भी कहना है कि उर्दू टीचरों को अदालत से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 25 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उर्दू टीचरों की तकर्री के खिलाफ योगी हुकूमत की नजरसानी की अपील को खारिज कर दिया था। तो बुलेटिन में इतना ही। आदाब।